डियर स्टूडेंट, अब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन। एक मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन करने वाली हीट को हम लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है Q इज द हीट सप्लाइड, N नंबर ऑफ मोल, C मोलर स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस। जहाँ से हम C निकालेंगे उसका फॉर्मूला आएगा Q ओवर N डेल्टा T। इसमें ये Q हीट सप्लाइड है, N नंबर ऑफ मोल है और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। पहले क्या था और बाद में क्या है स्टूडेंट। इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो Q का यूनिट हमारे पास जूल है एनर्जी, N का मोल है और टेम्परेचर का केल्विन है। तो स्टूडेंट C का हमारे पास यूनिट बना जूल पर मोल पर केल्विन, सेम एज दैट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट भी जूल पर मोल पर केल्विन होता है। स्टूडेंट हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह की गिवन है। एक हमारी बुक मेंशन करती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन करूं तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, जिसका फॉर्मूला होगा QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। जब इसको मैं फर्स्ट लॉ की टर्म में लिखूंगा तो फर्स्ट लॉ में वापस Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है, तो Q की जगह क्या आ जाएगा NCP डेल्टा T, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा P डेल्टा V, P डेल्टा V। ओके। और स्टूडेंट हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन करेंगे तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसका एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा? जब मैं इसको फर्स्ट लॉ की फॉर्म में लिखूंगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा V जीरो होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होगा NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इस फॉर्मूले का इसका और इसका कंपैरिजन करूं तो स्टूडेंट हम एक डेरिवेशन प्रूव कर पाएंगे जो कि हमारे पास है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग रहा है, ये एक्सप्रेशन हमने इन दोनों से प्रूव किया, इन दोनों का कंपैरिजन करके। ठीक है, इन दोनों को यूज करके CP माइनस CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और इसका आंसर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर आएगा। स्टूडेंट ये फॉर्मूला ये शो करता है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CP माइनस CV इज इक्वल टू R। कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन करता हूं MCQ की फॉर्म में, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑप्शन? CP CV से बड़ा है, अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, QP QV से बड़ा है, चार्ली ऑप्शन, डेल्टा UP कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरनल एनर्जी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी बराबर है, और डेल्टा है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इसमें से हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी होगी? तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन ये शो करता है कि CP इज इक्वल टू R प्लस CV। मतलब आप CV की कोई भी वैल्यू पुट करें उसमें R ने ऐड होना तो CP बड़ा आएगा, इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग CP CV से ग्रेटर है, दिस इज प्रूव्ड। QP इज ऑल्सो ग्रेटर देन QV, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क जो आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी और वर्क दोनों में कन्वर्ट होगी, तो यहां पर आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। सो QP इज ऑल्सो ग्रेटर देन QV। लेकिन दोनों सिस्टम्स के अंदर, दोनों प्रोसेसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी सेम होगी। वो क्यों सेम होगी? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी हमने 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन करना है और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी हमने 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन करना है। तो अगर दोनों में टेम्परेचर 1 मोल का 1 केल्विन करना है स्टूडेंट, इसका मतलब है दोनों में इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन जो आएगा डेट इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट अब इसी चैप्टर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हीट इंजन।
डियर स्टूडेंट, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसका काम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जो हीट की एनर्जी है उसको मोशन वाली एनर्जी में कन्वर्ट करना। और डियर स्टूडेंट, ये काम हीट इंजन करता है बाय द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स जो है जो कि बेसिकली हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर T1 पे होता है और ये हीट सप्लाई करता है Q1 टू द वर्किंग सब्सटेंस। ये हीट सप्लाई करता है Q1 वर्किंग सब्सटेंस को। और वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा डियर स्टूडेंट? वर्किंग सब्सटेंस इसमें से कुछ हीट को कन्वर्ट कर देगा वर्क में, और जो रिमेनिंग हीट है वर्किंग सब्सटेंस जिसको हीट सप्लाई की जाएगी बाय द हेल्प ऑफ सोर्स, और ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? कुछ हीट को कन्वर्ट कर देगा वर्क में, और रिमेनिंग हीट जो है वो सिंक जो कि लो टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो Q2 हीट को रिजेक्ट कर दे। Q2 हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 लो टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हाई टेम्परेचर पे होता है। हीट का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है वर्क में, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। द सम पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्ट इनटू द वर्क एंड रिमेनिंग पार्ट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिंक। और डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो वर्क है वो हम फाइंड करेंगे हीट Q1 इनपुट माइनस Q2, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड से हमें ये पता लगेगा कि टोटल वर्क कितना हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, हीट इंजन के रेफरेंस से ही हमें ये पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सक्सेसिव इंटरवल्स के बाद, सेशंस के बाद अपने आप को रिपीट करे, और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है जो कि अपने आप को रिपीट ना करे। यूजुअली हम इस चैप्टर में जिन हीट इंजन की बात करेंगे वो साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, और हीट इंजन के रेफरेंस से ही हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। हम ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट करे और हीट को रिजेक्ट ना करे। तो डियर स्टूडेंट, केल्विन स्टेटमेंट ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन फ्रॉम अ सिंगल रेजर्वायर। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन फ्रॉम सिंगल रेजर्वायर। हम कभी भी सिंगल रेजर्वायर से हीट इंजन नहीं बना सकते। वी कुडेंट कंस्ट्रक्ट हीट इंजन फ्रॉम अ सिंगल रेजर्वायर। हमारे पास दो रेजर्वायर का होना लाजमी है, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर और लो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास सिंक ना हो और सारी की सारी हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए, 100% एफिशिएंट हमें इंजन मिले। ऐसा इंजन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और डियर स्टूडेंट, इसी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्लॉजेस। क्लॉजेस स्टेटमेंट ये कहती है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन। हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जो कि हीट सप्लाई करे लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। डियर स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि हीट ये पाथ रिवर्स हो जाए, तो डियर स्टूडेंट इस पाथ को रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सिंक है जो कि लो टेम्परेचर रेजर्वायर है, मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाहता हूं कि सिंक की जो हीट है ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हीट तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। अगर आपने लो से हाई की तरफ लेके जाना है तो आपको फिर वर्क करना पड़ेगा। यहां पर आपको वर्क मिल रहा है, यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ऑब्टेन, अगर आप चाहते हैं कि आपको Q1, अगर आप चाहते हैं
कि आप जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट सप्लाई करें हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सिंक से सोर्स की तरफ हीट का फ्लो चाहते हैं तो आपको वर्क मिलेगा नहीं, बल्कि आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर मूविंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आप लो से हाई की तरफ हीट को ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो क्लॉजेज स्टेटमेंट है वो रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है। हीट जो रेफ्रिजरेटर है डियर स्टूडेंट, वो बेसिकली हीट इंजन का रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, हीट इंजन में Q1 हीट वर्किंग सब्सटेंस को सप्लाई की जाती है, वो कुछ वर्क में कन्वर्ट करता है, कुछ रिजेक्ट कर देता है। यहां पर हमने हमने हीट को सिंक से सोर्स पर लेके जाना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। इस वाले केस में जो हमारे पास Q1 इक्वल होगा वो हमारे पास इक्वल होगा Q2 प्लस W के। इन दिस केस जो हमारा W और Q2 है ये दोनों मिलकर हमें Q2 और ये दोनों चीजें सिस्टम में ऐड होंगी, तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमें इसमें वर्क करना पड़ेगा और इस वाले के अंदर हमें वर्क जो है वो मिल रहा है। सो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म जो रेफ्रिजरेटर है इट इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वर्क मिल रहा है, यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आप हीट को सिंक से सोर्स की तरफ मूव करवा सकें। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंस से और हीट इंजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सादी कॉर्नेट। उसने एक रिवर्सिबल हीट इंजन बनाया है और उसने ये क्लेम किया था 1840 के अंदर कि ये एक ऐसा हीट इंजन जो है मैंने डिजाइन किया है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो कॉर्नेट इंजन था वो बेसिकली 4 प्रोसेसेस के ऊपर 4 स्ट्रोक्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था। जो कॉर्नेट इंजन है वो टोटल 4 प्रोसेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और ये प्रैक्टिकली इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। कॉर्नेट इंजन इसने बोला था कि एक ऐसा इंजन है जो कि 100% जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल ही नहीं है। उसने बोला था कि कॉर्नेट इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी तमाम इंजन से बहुत ज्यादा है। वो क्यों, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन प्रोसेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। ये टोटल 4 प्रोसेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन नंबर 1, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ऊपर, नंबर 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन, और नंबर 4 एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस हैं जिनके ऊपर ये कंसिस्ट करता है और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि साइक्लिक प्रोसेस के जरिए कंप्लीट होता है। और इसको हम कुछ यूं डिज़ाइन करेंगे, जब हम इसकी पीवी डायग्राम बनाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास ये फिगर यूं बनेगी, प्रेशर, वॉल्यूम, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन रैपिड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन हमारे पास स्टूडेंट होगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, एंड देन हमारे पास स्टूडेंट ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, वॉल्यूम वापस आ रहा है और फिर रैपिडली वॉल्यूम उसी जगह पर आ गया जहाँ से चला था A, ये वाला पॉइंट B है, दिस इज C एंड दिस इज D। पहले जो प्रोसेस है वो A से B पर गया है, ठीक है, हम इसको थोड़ा यूं डिज़ाइन कर लेते हैं। पहले जो हमारा प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ पर गया है, पहले वो A से B पर गया है, फिर B से C पर। तो इसमें वॉल्यूम अगर आप देखें तो बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो डी स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वो सक्सेसिव इंटरवल के बाद दोबारा उधर ही आ रहा है। तो डी स्टूडेंट इसका मतलब है कि ऐसे सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होती है। जितने भी साइक्लिक प्रोसेस है उनमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो।
और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और जब हमारे पास डेल्टा U 0 होगा तो Q W के इक्वल होगा, और यहाँ पर ये Q क्या है, दिस इज अ नेट हीट विच इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। ठीक है, तो डी स्टूडेंट ये फॉर्मूला में शो करता है इफ वी वांट टू फाइंड वर्क के एक हीट इंजन ने कितना वर्क दिया है, तो हमें हीट सप्लाइड को हीट रिजेक्टेड से माइनस करना पड़ेगा। अब कॉर्नेट इंजन ये कहता है कि एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये कहता है कि जो इसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नेट इंजन डिपेंड ऑन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है, एंड इसकी जो एफिशिएंसी है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करी। और अगर आप चाहते हैं कि आप कॉर्नेट इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करें, तो उसकी एफिशिएंसी फाइंड करने के स्टूडेंट मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपने याद रखने हैं। इफ यू वांट टू फाइंड परसेंटेज एफिशिएंसी, तो उसका एक फॉर्मूला है आउटपुट वर्क ओवर इनपुट हीट मल्टीप्लाई बाय 100, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला डी स्टूडेंट हमारे पास परसेंट एफिशिएंसी निकालने का 1 माइनस Q2 हीट रिजेक्टेड ओवर हीट सप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने का 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, दिस T2 is the temperature of sink, low temperature reservoir, and this T1 is the temperature of source. This Q1 is the heat supplied and this Q2 is the heat rejected. तो हमें appropriate given data के according इस बात का पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला आपको ये बताता है इफ वी वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ये एफिशिएंसी को शो कर रहा है, अगर मैंने एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो मैं चाहता हूं कि T1 की वैल्यू ज्यादा हो, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा हो, और सिंक से जो हीट रिजेक्ट हो वो कम हो, उसका टेम्परेचर कम हो। स्टूडेंट इससे क्या होगा जरा देखें, जब T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा, तो T2 ओवर T1 की रेशो, जब T2 कम होगा और T1 ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इसकी जो ओवरऑल रेशो है वो छोटी आएगी, इसका आंसर कम आएगा, और जब 1 एक छोटी चीज से माइनस होगा तो आंसर ऑब्वियसली बड़ा आएगा और आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा एफिशिएंसी मिले तो उसके लिए आपको T1 बढ़ाना पड़ेगा और T2 कम करना पड़ेगा, मतलब हीट सप्लाइड ज्यादा हो और हीट रिजेक्ट कम हो, तो आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि T2 0 केल्विन के ऊपर है, तो अगर T2 0 केल्विन के ऊपर होगा, इस T2 की जगह मैं 0 लिखूंगा, 1 माइनस 0 0 आ जाएगा, तो आप एक ऐसा हीट इंजन बनाएंगे जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी 100%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट, इन फॉर्मूले से रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज आपसे किए जा सकते हैं। जिस तरह मेरे पास एक एमसीक्यू है, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इंजन है जिसका जो T1 है वो हमारे पास है 227 डिग्री सेल्सियस और T2 है हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसमें इस हीट इंजन ये जो वर्क करता है वो हमारे पास 1000 जूल है, इसमें जो वर्क करने की एबिलिटी है वो 1000 जूल है। तो आपने ये बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ दैट हीट इंजन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 हीट सप्लाइड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 हीट रिजेक्टेड। मैं ऑप्शन दिए बगैर आपसे ही पूछता हूं कि आपको T1 T2 और वर्क गिवन है, आपने एफिशिएंसी Q1 और Q2 फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 1 माइनस T2 ओवर T1। अब T2 127 है, इसको केल्विन में करेंगे 273, इसमें ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा 400। 227 में 273 ऐड करेंगे तो इसमें क्या आएगा 500। तो 1 माइनस 400 ओवर क्या आ जाएगा 500, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये वाले दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 4/5 का आंसर 0.2 आएगा।
और जब मैं 4/5 का आंसर, सॉरी 0.8 आएगा 4/5 का आंसर, ये देखें अगर मेरे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 0.0 आ जाएगा और ये 0.8 आएगा। 1 माइनस 0.8, जब मैं 1 को 0.8 से माइनस करूंगा तो 0.2 आएगा और यहाँ पे डी स्टूडेंट हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 20%। तो एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई, 20%। अब स्टूडेंट इसी गिवन डाटा को यूज करते हुए मैं Q1 और Q2 कैसे निकालूंगा। हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आई, 20%। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला फॉर्मूला W/Q1, W/Q1। अब जो परसेंटेज एफिशिएंसी वो हमारे पास क्या है, 20%, 20/100 मींस 20/100 आ जाएगा यहाँ पर। W हमें गिवन है डेट इज 1000, ओके। और हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, 10,000, और यहाँ से हमने Q1 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये वाला 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो Q1 हमारे पास आएगा 50,000 जूल, ओके। और अगर मैंने Q2 निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, ये देखें। अब मुझे Q2 माइनस Q2 इधर चला जाएगा और ये W इधर आ जाएगा। तो जब मैं 50,000 में से 10,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 40,000 जूल। तो डी स्टूडेंट मैंने एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए जिनके जरिए आप इजीली कैलकुलेट कर पाएं कि सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू। इस तरह से रेलिवेंट और भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं और इनका आंसर आप तभी ही कर पाएंगे अगर आपको ये पता होगा कि एफिशिएंसी का कहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करना है। अब डियर स्टूडेंट इसी कॉर्नेट इंजन को कंसेप्ट को यूज करते हुए कि कॉर्नेट इंजन इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है, हमने एक स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाया है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। A scale of temperature design that is called thermodynamic scale of temperature. Student, thermodynamic scale of temperature is used to measure temperature without the thermometric substance, without the working substance. क्योंकि जिस तरह कॉर्नेट इंजन वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता वर्किंग सब्सटेंस पे, ठीक है। और स्टूडेंट अगर आप थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर से फाइंड करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, तो उसके लिए एक सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, हीट अब्जॉर्ब्ड और हीट सप्लाइड एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर T2, ठीक है। जिस तरह स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहता हूं सपोज दैट हमारे पास जो 100 जूल हीट सप्लाई हुई है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो 273.16 केल्विन है, और मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज Q2, Q2 की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट इसमें Q2 क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं कि हीट रिजेक्ट 50 जूल है तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा। अगर हीट सप्लाइड 100 है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे और हीट रिजेक्ट इतनी है तो आप उसका टेम्परेचर बताएं, आपने T2 की वैल्यू बतानी है। तो डी स्टूडेंट T2 इधर आ जाएगा, 100/50 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा। तो डी स्टूडेंट हमारे पास जो T2 की वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 130 अप्रोक्सीमेटली 136 केल्विन के करीब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आपने ये टर्म भी याद रखनी है कि हम इस थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग किसी भी अननोन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा। डियर स्टूडेंट इसके बाद हमारी बुक ने हमें 2 इंजन के बारे में बताया, वन इज पेट्रोल इंजन, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी हमारी बुक बोलती है, पेट्रोल इंजन जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास होती है 25 से 30% एफिशिएंट होता है हमारे पास पेट्रोल इंजन। और जो एक पेट्रोल इंजन है उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, हमारे पास एक सिलेंडर होता है डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये देखें मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ इसको, एक सिलेंडर होता है, आपने इसमें से सिर्फ कुछ MCQs याद रखने, ये इसका इनटेक वाल्व है और ये वाला इसका एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पर स्पार्क प्लग है, यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है, हेयर इज अ पिस्टन, और यहाँ पर हमारे पास एक क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है, पिस्टन की मूवमेंट से क्रैंक शाफ्ट मूव करता है और ये क्रैंक शाफ्ट जो है ये फिर व्हील को एनर्जी देता है जिससे वो मूव करता है।
अब स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर मैं पेट्रोल इंजन, बेसिकली एक पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक्स होते हैं। वो 4 स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं डी स्टूडेंट, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 इज इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक्स होते हैं। नंबर 1 इज इनटेक स्ट्रोक, नंबर 2 इज कंप्रेशन स्ट्रोक, second one is compression stroke, number 3 is power stroke, and last one is exhaust stroke। ठीक है, आपको नाम से शो हो रहा होगा स्टूडेंट। बेसिकली होता क्या है, इनटेक स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होता है, गैसेस एंटर होती हैं और पिस्टन नीचे को मूव करता है। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन फिर दोबारा ऊपर को आता है, गैसेस कंप्रेस होती हैं, स्पार्क प्लग उनको फायर करता है जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट पावर स्ट्रोक में ये पिस्टन दोबारा से नीचे जाता है जिससे दोबारा क्रैंक शाफ्ट को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद ये पिस्टन दोबारा ऊपर को आता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर निकल जाती हैं। बेसिकली जो मेन स्ट्रोक है वो पावर स्ट्रोक है जिससे मेन एनर्जी मिलती है मोटर क्रैंक शाफ्ट को, क्योंकि जब ये पिस्टन बार बार ऊपर नीचे मूव करेगा तो क्रैंक शाफ्ट मूव करेगा और क्रैंक शाफ्ट के मूव करने से जो व्हील है उसको एनर्जी मिलेगी और वो मूव करेगा। यूजुअली जो मोटर बाइक्स होती हैं उसमें इस तरह का एक सिलेंडर होता है, क्योंकि मोटर बाइक्स में इतनी ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जो कार्स वगैरह होती हैं उसमें एक ही वक्त में इस तरह के 4 सिलेंडर होते हैं और 4 क्रैंक शाफ्ट मिलकर एक व्हील, जो व्हील्स हैं उनको घुमा रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आपने याद रखना है मोटर बाइक में यूजुअली एक सिलेंडर होता है और जो कार्स वगैरह हैं उनमें 4 सिलेंडर यूज होते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट यहीं पर आपने याद रखना है जो हमारे पास डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन की जो डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें हॉट एयर जो है वो डीजल के साथ मिलकर इग्निशन करती है और जो डीजल इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमारे पास होती है 35 से 40%। दिस इज द परसेंटेज एफिशिएंसी, ये हमारे पास डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है। स्टूडेंट इसके बाद लास्ट हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से शो करते हैं और ये एक स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, या आप ये भी कह सकते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। जितना डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस सिस्टम में ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसकी इंडिकेशन है। जितनी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क ज्यादा होगी, टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है, और डियर स्टूडेंट एंट्रोपी को हम लोग मेजर करते हैं डेल्टा क्यू ओवर टी से। इसका यूनिट है जूल पर केल्विन, सेम एज दैट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्रोपी इंक्रीज कब होती है। तो स्टूडेंट आपने याद रखने हैं जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल, उसमें जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनमें एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, डेल्टा एस रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट आपने साथ ही साथ याद रखना है जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तमाम इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है। स्टूडेंट अगर आप देखें तो जितने भी प्रोसेस लाइक फ्रिक्शन वगैरह हम यूजुअली जिन प्रोसेस से डील करते हैं उसमें ज़्यादा इरिवर्सिबल हैं और उससे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज कैसे होती है स्टूडेंट देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी से कोल्ड पार्ट को अगर मैं इन कॉन्टेक्ट रखूंगा तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। हॉट पार्ट की हम एंट्रोपी लिखेंगे Q/T1 और कोल्ड की लिखेंगे Q/T2। अब स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, तो अगर T1 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, अगर मैं इसको माइनस करूं Q/T2 को Q/T1 में से, तो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़्यादा, और T2 की वैल्यू क्या है, कम। तो स्टूडेंट जब मैं इसको इससे अगर इसकी वैल्यू T2 कम है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी ओवरऑल वैल्यू जिसका
नोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसकी ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। आंसर का पॉजिटिव में आना शो कर रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी का इंक्रीज होने का मतलब है कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रहा है। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होने का डियर स्टूडेंट मतलब ये है कि मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस मतलब मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस आपस में बढ़ रही है, और जो यूजफुल वर्क है उसकी अनअवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हीट तो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट। तो जो यूजफुल वर्क होना था उसमें से जो एनर्जी है अब वो उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट, एंट्रोपी का इंक्रीज होना एक आइडेंटिफिकेशन है, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ग्लोबल वार्मिंग एंट्रोपी क्राइसिस की एक सबसे बड़ी रीजन है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो ग्लेशियर्स जो पहले नहीं पिघलते थे अब वो भी पिघलना शुरू हो गए हैं, जो शो करता है कि दिन ब दिन जो हमारे एयर मॉलिक्यूल है उनकी डिसऑर्डरनेस, उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है। जितनी उनकी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतना डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो डियर स्टूडेंट, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना टेम्परेचर के इंक्रीज होने की आइडेंटिफिकेशन है, जो शो कर रहा है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और डियर स्टूडेंट, अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो, इफ वाटर इज कन्वर्ट इनटू आइस, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन वाटर दोबारा आइस में कन्वर्ट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क नहीं होगी। तो अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रही है इसका मतलब है एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है, डिसऑर्डरनेस कम हो रही है और एंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो डी स्टूडेंट, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, जब मैं हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के अंदर मिक्स करूंगा तो सिस्टम की एंट्रोपी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, हॉट वाटर जब कोल्ड वाटर में जाएगा तो हॉट वाटर की जो डिसऑर्डरनेस है, जो रैंडमनेस है, हॉट वाटर में रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, कोल्ड में कम होगी। जब हॉट वाटर कोल्ड वाटर के अंदर मिक्स होगा तो कोल्ड वाटर की भी डिसऑर्डरनेस पहले से बढ़ेगी और हॉट की डिसऑर्डरनेस पहले से कम होगी। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो जो हॉट वाटर है उसकी रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की कम होगी और जो कोल्ड वाटर है उसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी। लेकिन अगर ओवरऑल एंट्रोपी देखी जाए तो ओवरऑल एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा अगर हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हेन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर मिक्स, तो किसकी एंट्रोपी बढ़ेगी और किसकी एंट्रोपी कम होगी। तो जो हॉट वाटर है उसकी एंट्रोपी कम होगी और जो कोल्ड वाटर है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बट ओवरऑल एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा।